नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले बात CBSE के साथ ICSE की। जी हां, 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की रद्द की गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक हुई जिसमें CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों की सेहत हमारी पहली प्राथमिकता है। ऐसे माहौल में बच्चों को तनाव देना ठीक नहीं, हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। वर्चुअल बैठक में पीएम के सामने परीक्षा कराने के 3 विकल्प रखे गए। अब इन 3 विकल्पों को समझिए आप। पहला प्रपोजल, 12वीं के मुख्य विषय यानी कि मेजर सब्जेक्ट्स का एग्जाम लिया जाए। मुख्य विषयों पर जो नंबर्स हैं उनके आधार पर मार्किंग का फॉर्मूला तैयार किया जाए। दूसरा प्रपोजल क्या है, दूसरा विकल्प क्या है, कैसे समझे उसको। 30 मिनट की परीक्षाएं होंगी और ऐसा प्रपोजल है कि 30 मिनट की परीक्षाएं हो और इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएं। तीसरा प्रपोजल, अगर देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति ठीक नहीं होती है तो 9वीं, 10वीं और 11वीं तीनों का इंटरनल असेसमेंट किया जाए। इसके बाद इसके आधार पर ही 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम को खत लिखकर परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। बैठक में CBSE के चेयरमैन, शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। ठीक भी हुआ है, गलत भी हुआ है। एक्चुअली हमारा मतलब इतना सारा प्रिपरेशन किया वो भी वेस्ट गया है, बट एक सेफ्टी के मेजर से देखा जाए तो ये हमारे लिए ठीक भी है। थैंक करना चाहूँगी जिसने भी एग्ज़ाम कैंसिल करे हैं। हमारा काफ़ी प्रेशर बढ़ चुका था और अब हमें एक अच्छी न्यूज़ मिली है तो अब हम हैप्पी हैं। कोरोना तो बढ़ गया है, इसकी वजह से वो रहेगा तो ये एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गए तो ये सही हुआ है। अभी अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले बहुत टाइम से चल रही है ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। प्रधानमंत्री जी आज की माहौल को देखते हुए देश की भविष्य की स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए कोई जोखिम ना उठाते हुए 12वीं की परीक्षा को रद्द किया है। इसके लिए देश भर के बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि अब आपकी 12वीं की परीक्षा जो क्लास थी वो लगातार जो खिंचती चली जा रही थी उसका एक टर्म एंड, उसका एक जो लॉजिकल एंड आ रहा है। चलिए, पॉलिटिकल एंगल भी आपने देख लिया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई, प्रियंका गांधी ने भी लिखी, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने भी मांग की थी। लेकिन कुछ बच्चे जिनको आपने सुना, किसी ने कहा कि ठीक हुआ, किसी ने कहा ठीक नहीं हुआ। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ शिलादित्य घोष साहब प्रिंसिपल हैं NH गोयल वर्ल्ड स्कूल की। जरा उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। घोष साहब, जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को समझे, आज जो हुआ 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं, अब ऐसे में क्या फॉर्मूला तय किया जाएगा, कैसे जो है ग्रेडिंग तय होगी, ये जरा बच्चे समझना चाहते हैं। देखिए, ग्रेडिंग क्या तय होगी तो वो तो आखिरकार CBSE हमें बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि जो भी इंटरनल असेसमेंट हो, जो भी 10वीं 11वीं के उनके मार्क्स मिले, उनके बेसिस पे अगर आप बच्चों के ग्रेड्स देंगे तो कुछ बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा, कुछ बच्चों को नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो 12वीं के जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनसे अगर कोई एक तरह का एक रूल या नियम पूछा जाए तो शायद हम बेहतर बता सकते हैं कि किस तरह से हम हमारे बच्चों को एक बैलेंस्ड मार्किंग का अंक देने का व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि सारे बच्चे ने हो सकता है कि कुछ 9वीं के बच्चों ने अच्छा नहीं किया होगा लेकिन 12वीं में आके वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्या होगा। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के हमें उम्मीद है कि CBSE बहुत सोच समझ के हमें उनका एक सिस्टम हमें बताएंगी ताकि हमें बच्चों से कोई नाइंसाफ़ी ना हो। बच्चों को जो अंक मिलना चाहिए वैसा ही हो, वैसा ही सिस्टम हम लेके आए सामने। जी, बतौर शिक्षक, बतौर प्रिंसिपल, आपको क्या लगता है कि CBSE को किस तरह का ग्रेडिंग सिस्टम तैयार करना चाहिए या मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए?
मूल्यांकन का आधार इंटरनल असेसमेंट, प्री बोर्ड, क्लास पार्टिसिपेशन, क्लास टेस्ट जो भी स्कूलों ने अब तक किया होगा उसके बेसिस पे होना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो स्कूलों से एविडेंस मंगवाया जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो स्कूल में हम एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स मंगवा के जो एविडेंस हैं वो दिखवा सकते हैं। तो कई ऐसे तरीके हैं जहाँ से हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, एक सही तरीके से हम अंक जोड़ के बच्चों को दे सकते हैं। जी, लेकिन सर एक सबसे बड़ी बात ये थी कि इंटरनल असेसमेंट को अगर हम देखें तो क्या एक प्रमुख आधार, एक बड़ा आधार इंटरनल असेसमेंट हो सकता है? देखिए, लास्ट मोमेंट में अगर हम ये कहते हैं कि इंटरनल असेसमेंट एक बहुत प्रमुख आधार बन सकता है, शायद नहीं। लेकिन एक आधार ज़रूर बन सकता है, क्योंकि हर स्कूल में किसी तरह के प्रैक्टिकल एग्जाम्स हुए होंगे, किसी भी तरह के क्लास टेस्ट हुए होंगे, तो उस आधार पे हम एक ऐसे नतीजे पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे बच्चों का एक मार्क्स जो प्रेडिक्टेड हो सकता था वो हम दे सकते हैं। जी, लेकिन कई तरह की दिक्कतें सर, मार्क्स सही नहीं हो पाएगा इस जी जी, ऑनलाइन असेसमेंट्स हो गए या फिर प्रोजेक्ट्स हो गए या फिर वाइवा हो गया, क्या किस तरह की चीजें आपको लगता है कि ये बेहतर से बेहतर विकल्प हो सकते हैं, या फिर ये एक विकल्प ऐसा हो सकता है ऑनलाइन के माध्यम का? देखिए, ऑनलाइन के माध्यम में भी समय लगेगा, लेकिन एक ये बात ज़रूर हो सकती है कि अगर हम टीचरों को एक दूसरे स्कूलों के साथ एक्सचेंज करवा के अब उनके जो एविडेंसेस हैं वो दिखा सकते हैं, या हम बच्चों से या टीचरों से बातचीत करके एक स्कूल से दूसरे टीचर में स्कूल जाके उनसे उनके पर्चे देख सकते हैं, हम कैसे मार्किंग किया है वो कर सकते हैं, ताकि उससे थोड़ा बहुत हमें सही मार्क्स देने का मौका मिल सकता है। जी, यानी कि फिलहाल बोर्ड तो की तरफ ऑनलाइन का असेसमेंट में समय लगेगा। जी जी, यानी कि जो पिछले 3 साल के रिकॉर्ड है सर, माफी चाह रहा हूँ आपको रोक रहा था, 3 साल का जो रिकॉर्ड है ये एक प्रमुख आधार हो सकता है। जी जी, देखिए, आधार वो करना सबके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल सही, 9वीं से 12वीं के बीच में बच्चे बड़े हो जाते हैं, मैच्योर्ड होते हैं, तो जो बच्चा 9वीं में उसने परफॉर्म नहीं किया होगा वो 12वीं में हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो ये अगर सारे बच्चों के साथ एक ही तरीका हम अपनाते हैं तो फिर सबके लिए सही ना हो। तो इसीलिए इसी साल में बच्चों ने जो काम किया है उसी को आधार बना के हमें उनको मार्क्स देने चाहिए। लेकिन सर एक बड़ी समस्या यहाँ आ जाती है कि जो बच्चे खुश नहीं हैं, जिनका कहना है कि हमारी पूरी तैयारी थी, हमने तैयारी कर रखी थी और इस तरह की स्थिति हुई, अब जो रिजल्ट आएगा अगर बच्चे उससे नाखुश हैं तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? जी जी, देखिए, सरकार ने कहा है कि अगर नाखुश हैं तो जब भी एग्ज़ाम्स होंगे तब वो बच्चे दोबारा दे सकते हैं। इससे ये होगा कि शायद हो सके उनका 1 साल बर्बाद हो, लेकिन अगर एग्ज़ाम देके बच्चों को कॉन्फिडेंस है कि वो अच्छा मार्क्स उनको मिल सकता है, तो वो एक उपाय मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर जब भी एग्ज़ाम्स हों, अगर वो भी एक रास्ता मिले बच्चों को तो शायद वो बेटर रहेगा। जी, और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे बच्चे जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, जी, एक बड़ी समस्या यहाँ आ जाती है तो सर, उसी रास्ते को शायद वो अपनाएं। जी, जो कॉलेजेस, क्योंकि 12th के बाद अब कॉलेज की बारी आती है, 12th के बाद जब कॉलेजेस होते हैं वो अपनी प्री एग्जाम रखते हैं। जी, ऐसे में ग्रेडिंग का आधार कॉलेज क्या तय करेंगे? जी, देखिए, अब तो अगर आप देखें तो बहुत सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाते हैं। जी, तो वो एक तरीका आगे जाके भी हो सकता है। सिर्फ क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो, ये शायद कभी भी सही नहीं था। जी, क्योंकि हर कॉलेज की ज़रूरतें अलग अलग हैं और अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम होने चाहिए, ताकि बच्चों को एक सही दिशा मिले कि किस कॉलेज में किस तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम देके उनको दाखिला मिल सके। जी, लेकिन सर अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा सर? खुल रहा है। देखिए, IIT एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ऑनलाइन करवाती है,
काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स करवाती है, और उसके लिए जितना जिस तरह से वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स बहुत ही यूज़फुल हैं, जो जिससे कोई चीटिंग किसी भी तरह की चीटिंग नहीं हो पाती है जी। अब तो इसीलिए ऑनलाइन वर्जन ही एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक तरीका रहेगा दाखिला फॉर हायर एजुकेशन। जी सर, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इस तरह के फैसले इस पेंडेमिक टाइम में ये एक सही फैसला था, या कहीं ना कहीं कुछ इसके आगे जाके हमें कुछ इसके डायमेंशंस अलग हो जाएंगे, या इसकी कुछ और विपरीत परिस्थितियां देखने को मिल सकती है? देखिए, सही गलत से भी ज़्यादा हमें अपने बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और ये रिस्क अभी तक हमारे यहाँ से हटा नहीं है। और पूरे देश में एग्ज़ाम, ये परीक्षा जब हम कंडक्ट करते हैं, कितना सावधानी से हम कर सकते थे वो हम कोई नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर बात ये है कि पहले भी हमने देखा है कि जब भी हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं या कुछ भी ऐसा हुआ है, उससे नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मैं तो इसको इस तरह से देखूंगा कि शायद ये एक मौका है हमारे पास कि अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को, या हायर एजुकेशन में किस तरह से एडमिशन मिल सकता है, वो सारे सिस्टम्स को हम दोबारा परख के देखें कि क्या हम जो अभी तक था उससे बेटर कुछ कर सकते हैं कि नहीं। जी, और अगर परिवार की बात की जाए सर, एक मौका है। जी जी जी, आप कुछ कह रहे थे? जी नहीं, परिवार की बात बताइए आप, क्या प्रश्न है आपका? अगर परिवार की जिस तरह की स्थिति रहती है कि कई बार खुशी होती है, हमारे बच्चे ने इतना परसेंटेज लेकर आया है, हमारा बच्चा यहाँ पहुंचा है, सवाल ये है कि उस खुशी के साथ साथ अब सब्जेक्ट कैसे चुनेगा बच्चा, क्या फील्ड चुनेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, ये कहीं ना कहीं यहाँ से एक असमंजस की स्थिति तो जरूर बनती है सर। जी बिल्कुल बनती है। उसके लिए थोड़ा समय लगेगा हमको, हमारे पूरे सिस्टम को थोड़ा समय देना होगा, ताकि हमारे बच्चों को जो मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें ना करें, उस विषय पर भी बहुत सारी चर्चाएं करनी अभी बाकी है। और इनफैक्ट हमें सारे स्कूलों को बैठ के सिर्फ 12वीं में नहीं, 10वीं 11वीं से शुरू करके ये चर्चा करनी चाहिए कि कौन सी सब्जेक्ट उनको लेना चाहिए, कहाँ से उनको सबसे अच्छी तालीम मिलेगी। तो ये एक जो मैंने पहले कहा कि इस तरह का एक ओपनिंग, इस तरह का एक कॉन्वर्सेशन, इस तरह की बातचीत शुरू होने का एक मौका है कि अगर एग्ज़ाम्स नहीं है तो फिर हम बच्चों को कैसे गाइड कर सके कि वो उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम का एक मार्क्स बच्चों का फ्यूचर तय नहीं कर सकता है। तो हम बहुत सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, CBSE सब मिलकर हम ये एक तरीका बना सकते हैं ताकि हम बच्चों को गाइड कर सके। बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस टेस्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे साइकोमेट्रिक टेस्ट्स हैं जिसके ज़रिए हम बच्चों को बता सकते हैं कि आप इस विषय में अच्छा कर सकते हैं, इसमें आपकी लाइकिंग है या नहीं है, ये आपको पसंद है या नहीं है। तो उन चीज़ों में हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा और बच्चों को आगे जाने के लिए गाइडेंस करना पड़ेगा। जहाँ तक खुशी की बात है, अगर बच्चा किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में उसको एडमिशन मिलती है तो उससे भी खुशी आती है। जी, NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के प्रिंसिपल शिलादित्य घोष साहब हमारे साथ बने हुए, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। सर, क्या आपको लगता है CBSE ने अभी फिलहाल तो वो पूरा क्राइटेरिया क्या रहेगा, पूरे नॉर्म्स अभी जारी नहीं किए हैं, लेकिन पासिंग मार्क्स या फिर कोई सर्टिफिकेट या फिर एवेल्युएशन का कोई एक नया तरीका वो निकालेंगे? इसमें बेहतर क्या हो सकता है बच्चों के भविष्य के लिए? बतौर प्रिंसिपल आपका एक लंबा अनुभव है, और इस अनुभव के आधार पर आप क्या कहते हैं? ये थोड़ा नहीं हो गया, लाइव रिकॉर्ड भी कर तो जैसे ही संपर्क होता है हम लगातार बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा कैंसिल करने का फैसला लिया और छात्रों और अभिभावकों का जो एक संशय था उसे खत्म कर दिया है।
तो हम धन्यवाद करते हैं शिलादित्य साहब का जो हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने जानकारी दी कि आगे क्या कुछ बच्चे इस पर तैयारी कर सकते हैं या फिर क्या एलिवेशन का जो एक नया तरीका हो सकता है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात जबलपुर की कर लेते हैं। जबलपुर के बच्चों की पढ़ाई में गरीबी आड़े ना आए, इसके लिए युवा समाज सेवी और विधायक सुशील तिवारी इंदु के बेटे हर्ष तिवारी ने खास पहल की है। दरअसल ग्वारी घाट में गरीब बच्चों की प्रतिभा को तराशने में जुटे शहर के जाने माने शिक्षक पराग दीवान के कहने पर हर्ष तिवारी ने करीब 20 महंगे एंड्रॉइड मोबाइल खरीदकर गरीब बच्चों को दिए। ग्वारी घाट में नाव चलाने, नारियल बेचने और बाकी काम करके अपने परिवार का गुजारा करने वाले बच्चों में जब दीवान ने प्रतिभा देखी तो उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने की ठान ली। उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई और इस बीच कई बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होने के लिए मोबाइल नहीं थे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल पाकर बच्चे भी काफी खुश नजर आए। स्मार्टफोन वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि इनके पास उपलब्ध नहीं थे। तो मेरे को लगा कोई मन में कि ये बच्चे भी कहीं पीछे ना रह जाएं अन्य बच्चों से। हर एक बच्चे को एक मोबाइल मिलेगा और 2 बच्चे उससे पढ़ेंगे तो टोटल 144 हो जाएंगे। और हर्ष ने इतनी बड़ी पहल करी है कि 15 आईफोन, जिनकी हमें कमी थी, हमें 15 से 20 ही फ़ोन्स चाहिए थे, तो हर्ष ने ये प्रोवाइड किए और हमारे बच्चों की क्लास 4 जून से स्टार्ट होगी। सर पिछले 2 महीने से हम लोग कुछ नहीं पढ़ पाए थे, तो बहुत कुछ भूल गए थे। अब हर्ष भैया ने फ़ोन दे दिए तो अब हम लोग के ऑनलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगी, तो फिर हम लोग अच्छा पढ़ने लगेंगे। एंड्रॉयड फ़ोन हम लोग को दिलवाया है कि अब हमारी इससे ऑनलाइन क्लास चल सकती है। 4 तारीख से हम ऑनलाइन क्लास पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और भैया का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। उधर मध्य प्रदेश में करीब 50 दिन बाद जिंदगी फिर से पटरी पर लौटती नजर आई। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत प्रदेश भर में शर्तों के साथ बाजार खुले तो लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि इस दौरान नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम भी मुस्तैद नजर आई। इधर अनलॉक को लेकर भ्रम की स्थिति के चलते कई जगहों पर विवाद की स्थिति भी बनी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से गाइडलाइन के पालन की अपील भी की है। मध्य प्रदेश वासियों को करीब 50 दिन बाद कोरोना कर्फ्यू से राहत मिली है। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत कई बंदिशों के साथ कई रियायतें दी गई हैं। राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत प्रदेश के सभी जिलों में वहां की गाइडलाइन के तहत बाजार खुले। फल, सब्जी और किराना से लेकर अन्य जरूरी चीजों की दुकानें खुली। लोग घरों से बाहर निकले और जरूरत की चीजें ली। इतनी भीड़ निकलेगी नहीं, खैर लोग भी समझदार हो गए आजकल कि संक्रमण ज्यादा हुआ इस साल, तो अपन धीरे धीरे निकले, ज्यादा भीड़ भाड़ न लगाएं। मार्केट तो पूरा ओपन होना चाहिए, टाइमिंग कम होना चाहिए, भले कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन छोड़ के बाजार खुले। अनलॉक के दौरान गाइडलाइन के पालन को लेकर पुलिस और प्रशासन की सख्ती भी दिखी। दुकानों और बाजारों में निगरानी के लिए बनी टीमों ने भी पूरी स्थिति पर नजर रखी। भोपाल में खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बाजार पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सीएम शिवराज ने कहा कि हमने प्रदेश को अनलॉक किया, लेकिन कोरोना को पूरी तरह से लॉक करना है। कोरोना प्रोटोकॉल का जरूर ध्यान रखें। हम ये सुनिश्चित करें कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तो चले ही चले, पर हमारा परिवार और हम और ये पूरा समाज संक्रमण से बचा रहे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम दुनिया भी चलने दें, धीरे धीरे खोलते, अनलॉक करते करते बिजनेस व्यापार भी चले और कोविड को भी, कोरोना को भी हम नियंत्रित रख पाए। इधर अनलॉक पर भ्रम की स्थिति को लेकर कई जगह विवाद भी हुए। जबलपुर में प्रशासन ने बड़े बाजार खोलने की अनुमति नहीं दी, लेकिन असमंजस में बड़ा फुहारा समेत कई इलाकों में व्यापारियों ने दुकानें खोल ली। सूचना पर प्रशासन बाजार बंद कराने आया तो उन्हें व्यापारियों का गुस्सा सहना पड़ा। नियमों पर भ्रम के चलते छिंदवाड़ा और खंडवा में भी यही स्थिति बनी, जहां व्यापारियों ने अपना विरोध जताया। एक सा बाजार खुले और पूरे टाइम के लिए बाजार खोले। एक हफ्ते आप रिव्यू करो, अगर लगता है तो एक हफ्ते बाद फिर बंद कर दो आप। ऑड इवन का फार्मूला जिला प्रशासन द्वारा दिया गया, जिससे कुछ व्यापारियों में असंतोष था। माननीय एडीएम साहब ने आके यहाँ व्यापारियों को समझाई दी और व्यापारी उनकी बातों से सहमत होकर उनका पालन करने के लिए तैयार हो गए। खंडवा के व्यापारियों के बारे में निर्णय हुआ, उससे व्यापारियों में भारी आक्रोश है, क्योंकि 1.5 महीना हो चुका है और मध्यम वर्गीय व्यापारी खाने के लाले पड़ चुके हैं। अशोकनगर समेत कई जगहों पर नियम तोड़ने पर प्रशासन ने कार्रवाई भी की है। अनलॉक को लेकर शासन और प्रशासन ने लोगों से गाइडलाइन के पालन की अपील की, ताकि जिंदगी भी चलती रहे और संक्रमण भी न फैले। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
और अब बात उज्जैन की, जहां उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने पहले बिना हेलमेट पहने बाइक चलाई और जब गलती का एहसास हुआ तो यातायात थाने जाकर खुद का चालान कटवाया और जुर्माने की राशि जमा की। दरअसल सांसद अनिल फिरोजिया मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव उनके साथ थे। उनके साथ वो अनाज मंडी का जायजा लेने पहुंचे थे। यहां कार्यकर्ताओं के आग्रह पर सांसद अनिल फिरोजिया ने बाइक चलाई। बाइक पर पीछे की सीट पर मंत्री मोहन यादव थे। थोड़ी दूर तक बाइक चलाने पर सांसद जी को ध्यान आया कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना है। उसके बाद सीधे पहुंच गए यातायात थाने और अपना चालान कटवाया। कानून का पालन करना चाहिए, उसका पालन करते हुए मैंने 250 रुपये की रसीद कटाई है। कानून सबके लिए बराबर है, उसका पालन करना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने चालान की रसीद। और खुद माननीय सांसद जी थाने पर आए कि मैंने एक ऐसी बाइक चलाई जिस पे मैं हेलमेट नहीं पहना था, तो हमने उनका मोटर व्हीकल एक्ट धारा 129 में बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने पर एक चालान बनाया है। इधर मुरैना के बानमोर थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे नंबर 3 पर ट्रक में भरकर ले जा रहे गांजे की जखीरे को पकड़ा है। गांजा ले जा रहे 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ट्रक में 13 क्विंटल 55 किलो गांजा था, जिसका बाजार भाव करीब 2 करोड़ 95 लाख रुपए बताया जा रहा है। गांजे को ओडिशा से भरकर राजस्थान की ओर ले जाया जा रहा था। आरोपियों ने स्टेशनरी के नीचे गांजे के कट्टे दबा रखे थे। गांजा तस्करी मामले में पुलिस की ये दूसरी सबसे बड़ी सफलता है। 1350 किलोग्राम गांजा पुलिस को प्राप्त हुआ, जो कुल मिला के 13 क्विंटल 50 ग्राम, जिसकी कीमत 2 करोड़ 70 लाख के आसपास है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।